आज कौन सा विषय है? भाग 3। भाग 3 का विषय क्या है? मौलिक अधिकार, या इन्हीं को हम कह सकते हैं मूल अधिकार। आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक भाग 3 के अंतर्गत इसका वर्णन है मौलिक अधिकारों का, या इन्हीं को हम कह सकते हैं मूल अधिकार। सही है। किस देश से ये परिकल्पना ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों की परिकल्पना ली गई। ठीक। अच्छा, मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है किसी भी व्यक्ति के जीवन के? एक व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसके पीछे क्या आधार था, क्या सोच थी? मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के जीवन वे न्यूनतम अधिकार हैं, इसको ध्यान से समझिए, वे न्यूनतम अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन यापन के लिए, या कह सकते हैं कि संपूर्ण विकास के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, उसके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इतने न्यूनतम अधिकार जिससे उनका जीवन एक सम्मान पूर्वक स्थिति में आ सके, एक गर्मापूर्ण स्थिति में वो अपना जीवन यापन कर सके और उनका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सके। वो जितनी चीजें उसके लिए जरूरी हैं, वो सारे अधिकार किस अधिकार की श्रेणी में आते हैं? मूल अधिकार। यानी कि वो न्यूनतम अधिकार है जो किसी व्यक्ति को सम्मानपूर्ण, या कह सकते हैं हम गर्मापूर्ण जीवन यापन के लिए जरूरी है। ठीक। पॉइंट से तो यहां से डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि हमको या किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकार क्यों चाहिए। ठीक। इसके बाद बात करें कि मौलिक अधिकारों में, यानी कि भाग 3 में, सीधा सीधा मौलिक अधिकार कहने का मतलब क्या है? भाग 3। भाग 3 में परिवर्तन संभव है या नहीं संभव? संभव है। इसका जवाब क्या है? कि भाग 3 में संविधान संशोधन किए जा सकते हैं। तो आपको उदाहरण देना पड़ेगा कि कब भाग 3 के अंतर्गत, यानी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संविधान संशोधन किए गए। दो बार किए गए। मैं इसको आगे डिटेल में जब आएगा ये तब बता दूंगा, शुरुआत में बता देता हूं। एक अमेंडमेंट याद रखना आपको, 44 अमेंडमेंट एक्ट कब आया? ये 1978। बाद में इसको डिटेल में करेंगे कि संपत्ति का अधिकार था दो जगह, आर्टिकल नंबर 31 में और आर्टिकल नंबर 19F में। इसको हटा के फिर वो 300A में डाला गया, विधिक अधिकार बनाया गया, संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में डाला गया। और एक आर्टिकल आपको और पढ़ना है यहीं से, 86 अमेंडमेंट एक्ट। ये कब आया? 2002 में, जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया। तो ये दो तो उदाहरण सीधे सीधे आपको दिखते हैं। इनसे ये कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों में या फिर भाग नंबर 3 में परिवर्तन संभव है। अब डेफिनेशन करने के बाद और ये कि क्यों जरूरी है हमें, इन सब के बाद क्वेश्चन ये आता है कि किसी व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है उसको कितने मौलिक अधिकार प्राप्त? 6। मूल रूप से कितने थे? जब संविधान बना था, जब देश आजाद होने के बाद संविधान का निर्माण किया गया, उस टाइम पर कितने थे? 7 थे। यानी मूल रूप से कितने थे मौलिक अधिकार? 7। और वर्तमान स्थिति में कितने हैं? 6। तो जो 7वां हट गया उसकी भी चर्चा करेंगे, और कौन कौन से 6 हैं वो तो आपको सीधे सीधे याद करना है। तो इनमें पहला कौन सा अधिकार है? समता का अधिकार, या इसी को कह सकते हैं समानता का अधिकार।
राइट ऑफ इक्वलिटी, ठीक। दूसरा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। समता का अधिकार आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक है? 14 से 18। पहला अधिकार है, पहला मूल अधिकार है, तो आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 तक वर्णित है। यानी कि कुल 5 आर्टिकल्स या 5 अनुच्छेदों में समता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार वर्णित किया गया है। इसके बाद जो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, वो आर्टिकल नंबर 19 से 22। कुल जो आर्टिकल आएंगे वो 4 आएंगे, ठीक है बात। इसके बाद जो तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 और 24, कुल 2 आर्टिकल आएंगे शोषण के अधिकार। ये हमारा तीसरा मौलिक अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर, अब कौन सा आएगा 24 के बाद? 25। 25 से कहां तक? 25 से 28 तक। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार कौन कौन से आर्टिकल आते हैं इसमें? 29 और 30, यानी 2 आर्टिकल 5वें मौलिक अधिकार में, जिसका नाम है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और अंतिम, वर्तमान में जो अंतिम है 6वें नंबर पे, हालांकि ये 7वें नंबर पे था मूल रूप से, लेकिन हम कह सकते हैं क्योंकि 6 ही है तो ये 6वां हो गया। कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 32, ठीक। इसमें आपको एक आर्टिकल मिस दिख रहा होगा। 30 के बाद ये वाला कौन सा नंबर है? तो जो हट गया 7वें नंबर का, बेसिकली वो बीच में था 6वां नंबर, तो 7वां आर्टिकल था, मतलब 6वां जो आर्टिकल होगा मूल रूप से, और जो हट गया अभी वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया था? एक मौलिक अधिकार था, आर्टिकल नंबर 31 में, जिसको हटा दिया गया अभी। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 31 में ही नहीं था सिर्फ, ये स्वतंत्रता के अधिकार में भी शामिल था। जो आप 19 से 22 तक पढ़ रहे हो, जिसमें पहला आर्टिकल है 19, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके अंतर्गत भी संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया था। यानी मूल रूप से संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 31 में एक मौलिक या मूल अधिकार था, और 19 में भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार के तौर पर शामिल था। उसको हटा दिया गया अमेंडमेंट एक्ट 44 के तहत, जो कब हुआ? 1900। और फिर इसको क्या बनाया गया? एक कानूनी या विधिक अधिकार बनाया गया, इसको हम कह सकते हैं विधिक अधिकार। कौन सा आर्टिकल? 301 यह आर्टिकल है। अगर भाग पूछे कि किस भाग में डाल दिया गया अब इसको, तो भाग 12 XX संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और कानूनी और विधिक अधिकार के तौर पर 301 के तहत इसको वर्णित किया। भाग नंबर 12 XX
ये 22 लिख दिया मैंने, सॉरी। 12वें भाग में कानूनी या विधिक अधिकार के तौर पर आर्टिकल नंबर 300 ए में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को। जल्दी से पहले इन्हें नोट करो। पहला मौलिक अधिकार क्या है? समानता का अधिकार या समता का अधिकार। इसमें कितने आर्टिकल है टोटल? 14 से 18। यानी पहला जो आर्टिकल बनेगा इसमें वो कौन सा है? क्या कहता है 14 आर्टिकल? अनुच्छेद 14 के अनुसार क्या है? नहीं पता। आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून के समझ सभी लोग कैसे हैं? कानून के समझ समता होगी, अर्थात कानून के समझ भारत के सभी नागरिक बराबर। कोई भी राज्य का मतलब हमारा सरकार से जब भी कोई कानून बनाएगा तो वो सभी लोगों के लिए बनाया जाएगा। ये नहीं कुछ बड़े लोगों के लिए बना दिया, कुछ छोटे लोगों के लिए। सभी लोगों के लिए कानून बनेगा और वो सभी लोगों पर एक समान लागू होगा। नहीं, अगर कोई इसमें कम ज्यादा करता है तो सभी को एक ही प्रकार से ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे राष्ट्रपति हो। यानी सभी लोगों को कानून के समझ कैसा माना गया है? समान माना गया। यानी ये आर्टिकल नंबर 14 कानून के समझ समता को प्रदर्शित करता है। कानून के समझ सभी नागरिक कैसे हैं? बराबर। और समानता में क्या है? आर्टिकल नंबर 15 ये क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 15 के अनुसार धर्म, ये आपको जो पॉइंट आएंगे ये याद रखना, धर्म, जाति, वंश, रेस कह सकते हो इसको, जाति कास्ट, धर्म रिलीजन होता है, वंश, लिंग, जेंडर या सेक्स कह सकते हो, और जन्म स्थान। इसमें जन्म स्थान शब्द है। धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान, बर्थ प्लेस, इन पांचों के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी को समानता मिलती है, चाहे वो किसी भी धर्म में जन्म लिया हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे उसका जन्म स्थान भारत के अंदर कहीं पर भी। इनके आधार पर भेदभाव संभव नहीं। ये आर्टिकल 15 में बढ़े। और आर्टिकल 16 में इसको काट देना, ये गाना निकला नहीं आएगा। आर्टिकल नंबर 16 में लोक नियोजन, इसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन फाइट करके कहीं ना कहीं लगोगे सरकारी जॉब में। इसको कहेंगे लोक नियोजन। लोक नियोजन के विषय में समता दी गई है। विषय में समता है कि भारत के सभी नागरिक किसी भी जॉब में जाने के लिए बराबर के पात्र हैं। ये आर्टिकल नंबर, लेकिन व्यवहारिक तौर पर इसका अपवाद। उदाहरण बताओ, क्या सभी लोगों को समान मौके मिलते हैं? नहीं मिलते होंगे। रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो इस आर्टिकल 16 का कॉन्फ्लिक्ट है, विरोधाभास है। इसीलिए इसमें आपको अपवाद देखने को मिलता है। तो आपको अपवाद याद रखना है कि किस केसेस में ये आर्टिकल 16 नहीं लग सकता। और इसमें 3 जगह अपवाद है। कौन कौन सी जगह है? अनुसूचित
जाति, इन्हें कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है ना, कुछ अपलिफ्टमेंट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है उसको मैं अलग से बताता हूं। अनुसूचित जनजाति, और कहीं है, और कहीं रिजर्वेशन मिलता है। एससी को मिल गया, एसटी को मिल गया, और बीसी कास्ट को भी तो मिलता है। पिछड़ा वर्ग किसको मिलता है? हाँ, इनके केसेस में आर्टिकल 16 को व्याख्यात नहीं किया जा सकता। अब ये मिलता क्यों है? वरना किसी दिन धरना देने लोगों के आर्टिकल 16 के अनुसार हमें भी नौकरी दो, कम नंबर वाला नौकरी ले गया, हमें नहीं मिली। तो उसके पीछे सोच क्या? मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एक बालक बहुत अच्छी फैमिली से है ना, जिसको सही रूप से पोषण मिला, और एक शोषित वंचित कह सकते हैं कि गरीब परिवार से, गरीब फैमिली से, जिसको सही से भोजन नहीं मिला, और उनकी रनिंग करवाई है। कहते हैं कि 400 मीटर 4 मिनट में दौड़ना है। तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सा ज़्यादा बेहतर होगा? जिसको ज़्यादा सुविधाएं मिली होगी, है ना, शारीरिक रूप से वो ज़्यादा सक्षम हो पाएगा, वो पहले जीत सकता है। तो दोनों को, कुछ तबके भारत में अभी भी ऐसे हैं जिनको सभी के समक्ष बराबर नहीं माना जा सकता। उनको विशेष अपलिफ्टमेंट दिया जाता है, विशेष सहायता दी जाती है, जिससे वो भी बराबरी के स्तर तक तो पहुंच जाए पहले, उसके बाद बराबर होंगे ना। एक बार वो बराबर तो हो जाए पहले सभी के साथ, और उसके बाद वो समाज में बराबर हो जाएंगे। इसीलिए इस परिकल्पना के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को लोक नियोजन के विषय में कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं, कुछ रिजर्वेशन मिलता है, ठीक, सभी पर यह लागू नहीं होता है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 17 की। आर्टिकल 17 में क्या है? और ये कई बार पूछा गया था, अस्पृश्यता। का विलोपन या अंत, कुछ भी कह सकते हो। इसको हम सीधे शब्दों में कहें तो इसको क्या कहते थे? छुआछूत, ये तो कह सकते हैं छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल नंबर 17 में पढ़े थे। इसी नाम से अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में दिया गया है? एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल नंबर 17। ये भी तो समानता को सुनिश्चित करता है कि सारे लोग आपस में कैसे हैं, समान है, उनके बीच में यह अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए। अगर ये हो रही है तो ये समानता का जो अधिकार है वो छीना जा रहा है उन लोगों का, वो दूसरों के समान नहीं है, तभी तो ये इसको लागू किया गया होगा। यानी इसको हटाना है समाज से, तभी सारे लोगों को समानता मिल पाए। और आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है, जो लास्ट आर्टिकल है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का, हाँ, तुमको कोई पुरस्कार मिल जाए तुम लौटा सकते हो, कब कल को अगर तुम्हें भारत रत्न मिल जाए तुम वापस कर सकते हो। करोगे वापस? है, पहले मिल जाना चाहिए, ठीक है, कोशिश करो शायद मिल जाए। उपाधियों का अंत यानी कि कोई भी पुरस्कार, चाहे वो सैनिक हो चाहे वो नागरिक हो, दो प्रकार से कह सकते हैं। सामान्य नागरिकों को मिलने वाले अधिकार, हाँ, नागरिक सम्मान हो गए, और जो कोई सेना में है, चाहे वो किसी भी सेना में हो, एयरफोर्स में हो चाहे आर्मी में हो या फिर नेवी में हो, उनको मिलने वाले जो पुरस्कार होते हैं वो सैनिक होते हैं, जिसमें परमवीर चक्र वगैरह, सौर चक्र, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो इनका अंत किया जा सकता है, मतलब इनको व्यक्ति छोड़ सकता है। तो हमें दो प्रकार के यहाँ पर सम्मान देखने हैं। कौन कौन से सम्मान होते हैं? एक तो नागरिक सम्मान, और एक होते हैं सैनिक सम्मान। तो भारत में नागरिक सम्मानों के बारे में तो आपको सब पता है। कौन कौन से नागरिक सम्मान है? इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी कह सकते हैं। भारत
और पद्म पुरस्कार दूसरी कैटेगरी क्या है, पद्म पुरस्कार। ये सब कुछ आर्टिकल 18 में है। ये सारे सम्मान, सारे उपाधियां, ये सब किसमें है, आर्टिकल नंबर 18 में। तो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार कब स्टार्ट किए गए, 1954 में, 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया और पहली बार पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा की गई। और पद्म पुरस्कार में 3 प्रकार के पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये क्रमशः है, यानी ये सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा ये होगा, और सबसे छोटा कौन सा है, पद्म श्री। ये 3 प्रकार के पुरस्कार है। तो जब पद्म पुरस्कार शुरू किए गए थे और भारत रत्न शुरू किया गया था, तो 1954 में तीनों पद्म पुरस्कारों को शुरू नहीं किया। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट आपको याद है। जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी और भारत रत्न की घोषणा हुई थी, तो शुरुआत में भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण को ही शुरू किया गया, यानी कि भारत रत्न और पद्म विभूषण को 1954 में शुरू किया, जबकि अगले वर्ष यानी 1955 में पद्म पुरस्कारों में 2 कैटेगरी और जोड़ी गई, जिसमें पद्म भूषण और पद्म श्री क्रमशः, इन 2 पुरस्कारों को पद्म पुरस्कारों की सूची में और जोड़ा गया। तो कभी भी यह पूछा जाए कि क्या सारे पद्म पुरस्कार 1954 में शुरू किए गए थे, नहीं, इसका जवाब गलत है। पहला वाला जो पद्म पुरस्कार है, यानी कि जो सबसे हायर है, पद्म विभूषण, उसको 1954 में, बाकी जो नीचे वाले दोनों हैं वो अगले वर्ष, पद्म विभूषण के साथ ही जो अगले वर्ष घोषणा हुई, तब उनमें 2 कैटेगरी और जोड़ी गई, पद्म भूषण और पद्म श्री की। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि पहली बार जब भारत रत्न दिया गया 1954 में, किन किन लोगों को मिला था, कितने लोगों को मिला था, 3 लोगों को, याद रखना ये पॉइंट। कितने लोगों को, 3 लोगों को। क्या क्या नाम है बताओ जरा, अगर किसी को पता नहीं, पता। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, और एक व्यक्ति कौन और है, नाम मैं भी मिस कर रहा हूं, सीवी रमन, इनका नाम है चंद्रशेखर वेंकटा रमन, वो कहते हैं सीवी। इन 3 लोगों को पहली बार भारत रत्न 1954 में दिया गया था। ये वो 3 लोग हैं जिन्होंने भारत रत्न को सबसे पहले प्राप्त किया, एक ही साथ 3 लोगों को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राधाकृष्णन और सीवी। अब ये 3 व्यक्ति, और ये जो मिलता है वो उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिलता है, यानी कि ऐसा कार्य जो उससे पहले उस फील्ड में ना हुआ हो, जिससे समाज की सेवा हो, ऐसा उत्कृष्ट एग्जाम्पल पेश किया। तो इन 3 लोगों का कुछ क्षेत्र रहा होगा, सभी को तो नहीं मिल जाएगा ये, इनके बारे में पता करना जरूरी है। सी राजगोपालाचारी के बारे में बताओ, क्या थे, क्या काम है, नहीं पता। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय, यानी कि वो पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल की पोस्ट पर पहुंचे हो, तथा अंतिम, और उस सूची के वो अंतिम व्यक्ति भी है, इसके बाद उसको खत्म कर दिया गया उस पोस्ट को, अंतिम गवर्नर जनरल, फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। डॉक्टर राधाकृष्णन कौन है, इनके बारे में तो पता होगा, बहुत कम जानकारी है भाई, सुपर टेट के लिहाज से अगर पढ़ रहे हो तो भी कम।
डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। कौन है ये? प्रथम उपराष्ट्रपति, ये मुझे बताना पड़ता है। एवं दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति, और उनके बाद जिस समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहते हैं उसी टाइम पीरियड तक डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति रहते हैं, यानी कि वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल समाप्त हो जाता है 2 बार 1962 में, उसके बाद वो भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं, यानी कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं। शिक्षाविद हैं, इसीलिए तो इनके नाम पर भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म दिवस है ना 5 सितंबर, क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है इनके जन्मोत्सव 5 सितंबर। और इनके बारे में सीवी रमन, ये साइंटिस्ट है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। रमन इफेक्ट के नाम से इनका आपने पढ़ा होगा, रमन प्रभाव हिंदी में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित है। ये फिजिशियन है, नहीं भौतिकी में वैज्ञानिक है ये भारत के, ठीक। सीवी रमन, ये 3 लोग। अब इन्हीं से कुछ और क्वेश्चन मैं आपसे ले लेता हूं। एक वर्ष में मैक्सिमम कितने लोगों को भारत रत्न मिल सकता है? हम भारत रत्न की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम कितने लोग? 2, 5? ना जी, गलत जवाब। 3 लोग। एक वर्ष में मैक्सिमम 3 ही लोगों को भारत रत्न मिल सकता है। और अगर यही कहानी हम पद्म विभूषण में, पद्म भूषण नहीं, पद्म पुरस्कार में पूछे तो इसमें कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल तीनों को मिलाकर कितने व्यक्ति हो सकते हैं? कोई है ऐसा कुछ डाटा? 120 से ज्यादा नहीं हो सकते, यानी कि एक वर्ष में पद्म पुरस्कार 120 से ज्यादा नहीं हो सकते। और 120 में हालांकि कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है, उनको नहीं जोड़ा जाता। कौन कौन से लोगों को छोड़ दिया? मरणोपरांत, यानी कि किसी को अगर मृत्यु के बाद मिले तो उसको इस 120 की सूची में शामिल नहीं, वरना कई बार ऐसा हो जाए कि मरणोपरांत भी जोड़ लो और वो डाटा निकल जाए 120 से प्लस, फिर आपको कि ये तो गलत पड़ा। तो 120 ठीक है, लेकिन ये जीवित व्यक्तियों की बात करता है, जीवित भारतीय नागरिक। मरणोपरांत अगर मिला है तो उसको इस 120 में शामिल नहीं करेंगे। और कुछ विदेशी लोग, यानी जो विदेशी व्यक्ति हैं, अगर उनको मिल रहा है तो उनको भी इस डाटा में शामिल नहीं करना, ठीक। और बात करें तो भारत रत्न में कितना पैसा मिल जाता है एक व्यक्ति को? नहीं पता? अगर तुमको भारत रत्न मिले तो कितने पैसे के हकदार हो जाओगे तुम लोग? पता नहीं, फिर तो तुम्हारी चोरी की जा सकती है। पता चले वहां 10 लाख मिल रहा हो, तुमको पता ही नहीं, 8 लाख देकर ठरका दे। मिले तो पता चल जाएगा, ये भी सही है, मिलेगा तब पता चलेगा। ऐसी कोई आकांक्षा हो अगर आपकी कि हमको भारत रत्न मिलेगा और 10-15 लाख मिल जाएंगे, तो ये सारी आकांक्षाएं गलत है, क्योंकि कोई भी पैसा इसमें नहीं मिलता है, कोई पैसा नहीं, ठीक। एक प्रतीक मिलता है, हाँ, पीपल के पत्ते पर क्या होता है बताओ जरा? वेरी गुड। और सत्यमेव जयते, भारत रत्न लिखा होता है पीपल के पत्ते पर। पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि होती है, आपने देखा वो गोल गोल चक्कर होता है, फिर उसमें से निकला होता है सूर्य की छवि, और इसी के नीचे लिखा होता है देवनागरी लिपि में। ये याद रखना, किस लिपि में? इंग्लिश में तो नहीं लिखा होता, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का मतलब है कौन सी भाषा होगी? हिंदी। लिपि देवनागरी। देवनागरी लिपि में क्या लिखा होता है? भारत रत्न। ये भी याद रखना है। मिलेगा क्या आपको? तो एक चिन्ह मिलेगा, स्मारक चिन्ह, इसमें पीपल के पत्ते की छवि होगी, जिस पर किसकी छवि अंकित की गई होगी? सूर्य की। देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा। एक और क्वेश्चन, मूल रूप से जब भारत रत्न आया था तो क्या मरणोपरांत दिया जा सकता था?
दिया जा सकता था? नहीं। जब भारत रत्न शुरू किया गया तो मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने जैसी कोई संकल्पना नहीं। यानी कि शुरुआत में जब इसकी शुरुआत हुई तब सिर्फ जीवित व्यक्तियों को भारत रत्न मिल सकता है, ठीक है, जो व्यक्ति जीवित है। लेकिन बाद में इसको चेंज किया गया और मरणोपरांत किया, यानी कि अब अगर देखा जाए वर्तमान में तो मरने के बाद भी किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिल सकता है, दिया जा सकता है। तो मरणोपरांत की जो परिकल्पना है वो पहली बार कब आई? 1966 में। और पहले प्राप्तकर्ता कौन थे जो मरणोपरांत जिनको भारत रत्न दिया गया? उसी ईयर दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री। इनके बारे में पता है कुछ? शास्त्री जयंती बहुत धूमधाम से मनाते हो। कब जन्म हुआ था इनका? डेट बता दो सिर्फ। 2 अक्टूबर। वेरी गुड। गांधी जयंती के साथ इनको भी तो मनाते हो, 2 अक्टूबर। इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई, विदेश में। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, और ये पहले व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न को 1977 में बंद भी कर दिया गया। 1977 में इन सभी पुरस्कारों को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो ये पुरस्कार थे वो शुरुआत में किसने शुरू किए थे? 1954 में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस सरकार ने शुरू किया, और 1977 तक भारत में कांग्रेस सरकार का ही शासन था। इंदिरा गांधी की जब आपातकाल लगाया, उसके बाद जब चुनाव हुए तो फिर उस आपातकाल की वजह से देश में विरोध हुआ और वो हार गए। तो पहली बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा 1977 में, और तब आई पहली बार जो गैर कांग्रेसी सरकार है, जिसको जनता सरकार कहते हैं, उसने बंद कर दिया इस काम को। ये फालतू की चीज है, इसको बंद कर। लेकिन फिर से 3 साल के बाद जब पुनः वापसी होती है इंदिरा गांधी सरकार की, यानी कांग्रेस की, तो फिर से इनको शुरुआत करते हैं, यहाँ पर बंद करते हैं और 1980 में पुनः शुरू करते हैं। तब से लेकर अब तक ये अनवरत चल रहा है, जब अभी इसे किसी भी सरकार ने समाप्त करने की कोई चेष्टा नहीं की। ऐसी उम्मीद भी नहीं है कि कभी इसको खत्म किया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि गैप्स हो सकते हैं, किसी वर्ष ना दे सकता, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि हमने उन पुरस्कारों को समाप्त कर दिया। अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। ये हो सकता है कि उस वर्ष सरकार को ना लगे कि ऐसा कोई काम आया है या ऐसा कोई व्यक्ति निकल के आया सामने जिसको ये पुरस्कार दिया जाए। ये सारी कहानी पता चल गई आपको? ये सब कुछ आर्टिकल नंबर 18। एक क्वेश्चन और बताओ, अगर तुमको कभी विदेश में कोई पुरस्कार मिल जाए, बाई चांस मिल सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है? अरे हो सकता है कभी मिल जाए। जैसे मैं गिना दूं आपको, ये पुरस्कार बड़ा फेमस है, रमन मैग्सेसे अवार्ड, फिलीपींस सरकार देती है, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो मतलब ऐसे अगर कोई विदेशी सरकार या फिर विदेश से आपको कोई पुरस्कार मिले तो आप चले जाओ और ले आओ, उसका कानून से कोई संबंध नहीं है क्या? मतलब आपको कहीं परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी क्या ऐसे विदेशी पुरस्कार प्राप्त करने? याद रखना है कि जब भी आपको कोई विदेशी पुरस्कार मिलता है, बाई चांस भविष्य में मिले, तो एकदम से नहीं चले जाना, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। और किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? किसकी अनुमति के बाद? भारत सरकार की। जब भी आपको विदेशी पुरस्कार मिलना है, कुछ भी हो उसमें, कोई अवार्ड हो, कोई भी सम्मान हो, विदेशी पुरस्कार जब भी आपको प्राप्त करना है तो आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। याद रहेगा ये पॉइंट? हमको जब भी कभी भविष्य में मिल जाए, जैसे हमें मिल जाए, हैं हंस रहे हो, होने को कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर किसी भी व्यक्ति को, भारतीय नागरिक है, अगर उसको विदेशी पुरस्कार मिले तो उसको किससे अनुमति लेनी पड़ती है? भारत के राष्ट्रपति से। उसके बाद ही वह पुरस्कार या सम्मान उपाधि ग्रहण कर सकता है। और इन सभी उपाधियों का अंत वो किसमें करेगा? आर्टिकल नंबर 18। सैनिक पुरस्कार 2 प्रकार से दिए जाते हैं, इनको भी बता दें। अब बात करते हैं सैनिक सम्मानों की। सैनिक सम्मान 2 प्रकार से दिए जाते हैं। अच्छा, ये हम लोगों को नहीं मिल सकते, जो सेना में है उसी को मिल सकता है, किसी भी सेना में हो,
तीनों सेना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। अगर उनमें कोई व्यक्ति है यानी कि सैनिक है, इनका नाम ही है सैनिक सम्मान। यदि कोई व्यक्ति सैनिक है तभी मिलेगा उसको। और 2 प्रकार से दिया जाता है। 2 स्थितियों में हम कह सकते हैं, 2 परिस्थितियां हैं। एक युद्ध की यानी युद्ध काल, है ना, और एक शांति काल। जब युद्ध ना चल रहा हो तब कोई उत्कृष्ट कार्य करे तो उसको क्या कहेंगे, उसको पुरस्कार जो है वो शांति काल। इनके अलग अलग। तो युद्ध काल के दौरान जो पुरस्कार मिलते हैं उनमें सबसे पहला पुरस्कार है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र युद्ध काल का सर्वोच्च पुरस्कार। ठीक। इसके बाद महावीर चक्र। अच्छा, ये कांस्य का बना होता है और ये वाला चांदी का। और इसी में जो तीसरा कैटेगरी है वो कौन सा है, वीर चक्र। ये भी चांदी का है। अंतर रिबन का अंतर होता है, क्षेत्र का अंतर है, जो बैजेस लगते हैं वो अंतर है, उनमें अंतर। बना किसका होता है, बेसिकली ये दोनों चांदी के और ये कांस्य का। ठीक है, 3 पुरस्कार है। शांति काल के दौरान जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है अशोक चक्र। कौन सा है, शांति, जब युद्ध ना चल रहा हो, कोई आक्रमण ना हो, कोई लड़ाई ना चल रही हो, उस समय किसी सैनिक को जो सर्वोच्च पुरस्कार मिल सकता है वो कौन सा है, अशोक चक्र। अशोक चक्र शांति काल का सर्वोच्च सैनिक सम्मान। इसके बाद कीर्ति चक्र, ये दूसरे नंबर का, और शौर्य चक्र। ठीक, ये 3 आपके शांति काल के और 3 आपके युद्ध काल। ये मुख्यतः सैनिक सम्मान। और चाहे सैनिक सम्मान हो या नागरिक सम्मान, सामान्यतः ये भारत के किस राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बस इतना। नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस